हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेजोनेंस की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, है ना। उन कंडीशंस के बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन्स भी निकाले थे। अब उन कंक्लूजन्स को देखते हुए कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हम चेक करते टाइम पे देखते हैं। जैसे हमने कोई सर्किट देखा, उस सर्किट में हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी को चेंज करते करते हम एक पॉइंट पे पहुंचे कि इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सर्किट के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट है उन दोनों के बीच में फेजर एंगल जो होगा वो जीरो होगा, मतलब सर्किट हमारा रेजोनेंस में होगा। ये हमने चेक किया था। अब हमने ये चेक करना है कि उस फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे सर्किट में क्या और कुछ चेंजेस हो रहे थे, है ना। उन चेंजेस को देखने के बेसिस पे हम ये पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें ऐसी थी जिनको हम नाम दे सकते हैं या जिनके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन और बन सकता है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हम बैंडविड्थ की बात कर लेंगे वहां पे कि अगर मैंने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे देखा कि वहां पे रेजोनेंस मिल रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी के पीछे की साइड क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी के आगे, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कैसे बिहेव करेगा आपका सर्किट, उस फ्रीक्वेंसी से आगे की फ्रीक्वेंसीज पे कैसे बिहेव करेगा। ये सब चीजें देखने वाली हैं। तो जो कंक्लूजन्स थे एक बार उनको देखते हैं, उनके बेसिस पे एक नेक्स्ट पॉइंट को हम क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं कंक्लूजन्स में। हमने क्या कंडीशन बताई थी उसकी कि फर्स्ट वन वी एल इज इक्वल टू व्हाट, योर वी सी। अगर हम मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे तो सिंस हमें ये पता है दोनों के दोनों फेजर में ऑपोजिट थे तो वो इक्वल पुट हो जाएंगे। हमारे पास में सर्किट में सिर्फ वोल्टेज बच जाएगा अक्रॉस रजिस्टर। सो फर्स्ट विल बी वी एल इज इक्वल टू वी सी। सेकेंड हमारे पास में क्या था, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, है ना। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेज अगर हमारे इक्वल हो जाएंगे तो भी हमारा सर्किट रेजोनेंस में हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास में तीसरी क्या चीज है, कंक्लूजन में निकाला था हमने कि वी एस इज इक्वल टू वी आर। जैसे यहां अगर मैं इसको बोलूं कि एट रेजोनेंस नाउ एट ओमेगा नॉट, अब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा वो टोटली हमारा रजिस्टर के अक्रॉस चल जाएगा। सो वी एस इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और एट रेजोनेंस और क्या चीज होती है हमारे पास में कि जो हमारा इंपेडेंस था, टोटल इंपेडेंस जो होता है सर्किट का, वो उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू आर हो जाएगा। यहां से एक चीज ये क्लियर हुई थी कि अगर मेरा Z रेजोनेंस पे Z मिनिमम बन जाता है तो जो मेरा करंट था वो रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट बन जाएगा। ये भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पावर फैक्टर कॉस फाई जो होता है वो क्या होता है, यूपीएफ, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर या फिर 1, है ना। तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटी। एट रेजोनेंस हमारा सर्किट यूनिटी पावर फैक्टर की तरह बिहेव करता है। ये चीजें हमने देख ली। अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में एक ही आता है कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट किया था फ्रीक्वेंसी 0 से, ठीक है। एक सर्किट है जिसमें आर एल और सी तीनों कंपोनेंट कनेक्टेड है। मैंने सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी, सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है वहां पे वी एस एट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी 0 है। जब फ्रीक्वेंसी 0 थी तो सर्किट के कंपोनेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, सर्किट के कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या क्या हो गई हैं, उसके बेसिस पे हमने देखा कि उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज आया, है ना। तो ये देखते देखते एक चीज क्लियर ये होती है कि जब मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचता हूं उससे पहले एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे मिलती है जिसपे मैं ये देखता हूं कि सर्किट का जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा होता है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट की बढ़ानी और धीरे 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 मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे पहुंचा। लेकिन ओमेगा नॉट पे पहुंचने से पहले एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे मिलती है जहां पे उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा होता है। मतलब वोल्टेज आपका सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा हो गया एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। तो ये फिनोमेना जो होता है कि वोल्टेज आपका मैग्नीफाई कर रहा है अक्रॉस योर कैपेसिटर और इंडक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है कि सीरीज रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां हमारे पास में क्या होगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन होगा। और जब पैरेलल रेजोनेंस की हम बात करेंगे तो वहां हमारे पास में करंट मैग्निफिकेशन होगा, है ना। वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज में हमें पता है करंट कांस्टेंट रहता है, करंट तो कॉमन रहेगा तीनों के अंदर, बट जो वोल्टेज होता है वो डिफर करेगा। तो वोल्टेज जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज करते ही just before your resonant frequency you'll get the maximum voltage across your capacitor just because of voltage magnification phenomena, है ना। and after your resonant frequency you'll get the maximum voltage across your inductor, ठीक है। before your resonant frequency the maximum voltage across your capacitor and after your resonant frequency you'll get the maximum voltage across your inductor, that will call the voltage magnification process।
अब बात ये आती है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज आपको जो मिल रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस, वो कितना मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है ना, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। सिंस हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हमें पता है कितनी होती है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1/√LC। ये हमें पता है, ये हमारी क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता है इतनी है। तो इससे जस्ट पहले ओमेगा इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया था, ओमेगा नॉट तक हम पहुंचे, इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिस पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है। तो इसको अगर मैं ग्राफ के बेसिस पे बताना चाहता हूं तो देखिए कैसे बनेगा वो। यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं सबसे पहले। देखिए मैंने क्या किया, एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज के अक्रॉस, है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, सर्किट का जो वोल्टेज आपका है उसके बेसिस पे मैंने अप्लाई किया है। ये फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है यहाँ पे, है ना, फ्रीक्वेंसी 0 है। इसको आप फ्रीक्वेंसी एफ से देखो, अगर हर्ट्ज में देखना है, अगर आपने रेडियन में देखना है तो आप इसको ओमेगा में भी देख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में मैंने एक ग्राफ बनाया, मान के चलो वो मेरा एक सर्किट जो था वो क्या था कि एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक मेरा कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, और मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, सप्लाई वोल्टेज Vs एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ F मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास है मेरा R, ये L और C। जैसे ही मैंने ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, मेरे पास एक करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मेरे पास एक करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू है मेरे पास I, और ये I करंट तीनों में सेम रहने वाला है क्योंकि सीरीज सर्किट है। जबकि यहाँ वोल्टेज डिफर करेगा, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा VR, ये हो जाएगा मेरा VL और यहां हो जाएगा मेरा VC। तो VS जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, VR, VL एंड VC। ठीक है, अब मैंने ये जो ग्राफ यहाँ पे खींचने की मैं बात कर रहा हूं या ग्राफ प्लॉट करने की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट करना है, देखना है कि मेरा वोल्टेज किस तरह से बिहेव करेगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूं कि एट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, एट एफ इज इक्वल टू 0 पे मैंने ट्राई किया, तो एफ इज इक्वल टू 0 पे यहां देखेंगे अपन, अगर इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्या रजिस्टर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नहीं करती। क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, सिंस एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एल, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दैट मींस एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल, है ना, एंड योर एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो XL एंड XC ये दोनों वैल्यूज आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहां हम देखेंगे अभी, देखिए आप कि अगर मैंने ये बोला कि XL इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई FL एंड XC होता है मेरा 1/2 पाई ऑफ FC। ठीक है, 1/2 पाई ऑफ FC। तो एट F इज इक्वल टू 0 आपकी XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी जो XL की वैल्यू है, F 0 हो गया तो XL 0 हो जाएगा, है ना, और XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0 इज इनफाइनाइट। मतलब जब फ्रीक्वेंसी मेरी 0 होती है तो उस टाइम पे इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरा 0 हो जाएगा, वो अपना रिएक्टेंस प्रोवाइड नहीं करवाएगा इंडक्टर, उसकी वैल्यू रहेगी 0, और कैपेसिटर मैक्सिमम रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में XC इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां रिजल्टेंट रिएक्टेंस जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहां पे मुझे क्या पता है कि XC मेरा इनफाइनाइट है, मतलब ये बहुत हाई वैल्यू का है ना, ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का है। तो जो रिजल्टेंट रिएक्टेंस मेरा बनता है X, वो कितना होता है, XC माइनस ऑफ XL, दैट मींस इनफाइनाइट माइनस 0 इज व्हाट, द नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट, दैट मींस ये भी मेरा बहुत ज्यादा है ना, नेट रिएक्टेंस भी मेरा बहुत ज्यादा हो गया। तो जो मेरा टोटल इंपिडेंस होगा सर्किट में टोटल इंपिडेंस Z इज इक्वल टू क्या होता है, R प्लस J ऑफ X, है ना। अब जब X इनफाइनाइट है, R की कुछ भी वैल्यू हो, तो मेरा Z जो होगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरे Z इंपिडेंस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर इस सर्किट में इस वोल्टेज सोर्स को एक ऐसा इंपिडेंस मिल रहा है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो किस तरह बिहेव करेगा सर्किट, एक ओपन सर्किट की तरह। और ओपन सर्किट किसके अक्रॉस रहेगा, जिसकी वैल्यू, जिसके रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट थी, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस मेरे को ओपन सर्किट मिलेगा। ओपन सर्किट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, और जितना भी वोल्टेज था वो सारा का सारा मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस चल जाएगा, है ना। तो मेरे पास इस पॉइंट पे F इज इक्वल टू 0 पे V, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VC विल बी
Vs योर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा एट फ्रीक्वेंसी 0 वो रहेगा आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ जो प्लॉट करने की कोशिश की है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, मान के चलो मैंने ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसकी बात कर रहा हूं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एट एफ इज इक्वल टू 0 आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर, जो कि कितनी वैल्यू है Vs। तो मान के चलो समवेयर अबाउट हियर यू विल गेट Vs। ठीक है, Vs आपका रहेगा f इज इक्वल टू 0 पे। अब आप धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे और देखोगे कि आपका सर्किट किस तरह से बिहेव करता है। देखिए यहां देखिए, अगर मैं अब क्या करता हूं, अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है 0 से बढ़ा देता हूं, मान के चलो मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते ही मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरा XC जो इनफाइनाइट था अब वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा कम होने की कोशिश करेगा, उसकी वैल्यू जो होगी अब धीरे धीरे कम होने की स्टार्ट करेगी, और जो मेरा XL था जो 0 पे था वो मेरी बढ़ती रहेगी वैल्यू। यही तो होगा, क्योंकि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपका XL बढ़ेगा, और XC आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी से, सो XC आपका ड्रॉप करेगा जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां नेट रिएक्टेंस आपका कितना हो जाएगा, XC माइनस XL। आपका नेट रिएक्टेंस कितना बन गया, XC आपका कम हो रहा है, XL आपका बढ़ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू अब क्या होगी, पहले इसकी वैल्यू क्या कर रही थी, पहले इसकी वैल्यू हमारे पास में बहुत ज्यादा थी, तो इनफाइनाइट से अब इसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे। एक्स नेट की वैल्यू अब आपकी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जैसे ही एक्स नेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होना स्टार्ट किया, आपके इंपीडेंस की वैल्यू भी कम होना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंपीडेंस की वैल्यू भी कम हुई तो क्या हुआ, सर्किट में आपको इंपीडेंस मिलने लगा जो कि कम वैल्यू का है, मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा अब। तो यहां सर्किट में जो आपका करंट है वो आपका बढ़ना स्टार्ट करेगा। सर्किट में अगर करंट बढ़ना स्टार्ट करता है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो था आपका वो भी आपका बढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। करंट अगर अब मेरे पास सर्किट में फ्लो करने लगेगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी आपका बढ़ने लगेगा, मतलब आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के साथ में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहां देखिए इस पॉइंट पे या इस ग्राफ में, अगर मेरे पास, मैं समवेयर अबाउट हियर एक फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, जिस फ्रीक्वेंसी में मैंने देखा कि मेरा जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर वो बढ़ रहा है, जो कि वोल्टेज सोर्स जो आपका था उसकी वैल्यू से भी ज्यादा हो गया, अब ये बढ़ रहा है आपका धीरे धीरे। ठीक है, ये कब तक बढ़ेगा ये बात आती है। अब मैंने मान के चलो इसकी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दिया, मैंने इस फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट केस में क्या किया, और बढ़ा दिया, मान के चलो। ठीक है, मैंने इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया तो क्या हुआ, आपका XC कम होते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और दूसरा आपका जो XL होगा, या फिर आप जिसको बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू अब यहाँ पे क्या कर रही थी, देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास में बढ़ जाएगी। लेकिन उस मोमेंट पे मैंने क्या देखा कि मेरा XC कम होते होते 0 हो गया और XL बच गया सिर्फ, तो जो नेट रिएक्टेंस मेरे पास में बचता है X नेट, वो अब सिर्फ XL रह जाएगा मेरे पास में, XL की वैल्यू रह जाएगी, है ना, XL की वैल्यू रह जाएगी। तो उस पॉइंट पे मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो वोल्टेज था अक्रॉस योर कैपेसिटर दैट विल बी बहुत ज्यादा विद योर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि ग्राफ में किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एट फ्रीक्वेंसी 0 पे आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो है कैपेसिटिव वोल्टेज की जो वैल्यू है वो Vs थी, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ रही है ना, ये वैल्यू बढ़ के अपने मैक्सिमम पीक पे पहुंच चुकी है। ये वैल्यू आपकी किसकी है, Vc की वैल्यू है। और ये किस फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही है, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी हम बात कर रहे हैं, ये वाली जिसपे हमने एक देखा कि ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसपे हमने कैपेसिटिव वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव। एक तरह से हम इसको डिनोट करने के लिए ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है मेरी कौन सी है, ये मेरी कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे इस कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी पे द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी वेरी मच हाई विद रिस्पेक्ट टू योर सप्लाई वोल्टेज। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे और बढ़ाता हूं तो किस तरह से बिहेव करेगा सर्किट। मान के चलिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अब और बढ़ा दिया, दिस विल बी योर फर्स्ट सेकंड कंडीशन, दिस इज योर थर्ड। अगर मैं फोर्थ स्टेप पे इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देता हूं, मान के चलो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया तो मेरा एक्स नेट तो 0 हो गया, मतलब XL, XC तो 0 हो चुका है, और XL की वैल्यू जो होगी वो आपकी बढ़ती बढ़ती किससे पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू आपकी बढ़ बढ़ के इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, और आपने क्या देखोगे कि जो नेट रिएक्टेंस Z था अब वो भी बढ़ता रहेगा, और जैसे वो बढ़ता रहेगा
तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, करंट की वैल्यू क्या होगी, यहां से करंट की वैल्यू अब कम होना स्टार्ट करेगी, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो भी आपका कम होना स्टार्ट करेगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो भी कम होना स्टार्ट करेगा। किस पॉइंट के बाद में, इस फ्रीक्वेंसी के बाद में, एफ कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में आपका जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है अपनी पीक वैल्यू को टच करके वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा, है ना। तो यहां पे आपके पास वोल्टेज जो है कैपेसिटिव के अक्रॉस वो कम हो रहा है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वापस से ये कम होगा। देखिए एक बार, यहां ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है, और नीचे जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 कुछ टाइम बाद में। ये था आपके कैपेसिटिव वोल्टेज का बिहेवियर जब आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो। आपने 0 पे सेट किया तो आपके पास में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था Vs था, धीरे धीरे उसको बढ़ाया, एक फ्रीक्वेंसी मिली जिसको हमने नाम दिया FC। उस FC पे हमने देखा कि वो कैपेसिटिव वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू को टच करता है जो कि सप्लाई वोल्टेज से बहुत ज्यादा है। ये किस वजह से हुआ था, वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हुआ था। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी FC के बाद में मैंने देखा कि मेरा नेट रिएक्टेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो धीरे धीरे अब वो ड्रॉप डाउन करेगा, आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप डाउन करेगा। ये जो रेड लाइन आपने ग्राफ में देखी है ये आपके कैपेसिटिव वोल्टेज की है, ठीक है। अगर मैं सेम चीज इंडक्टिव के लिए देखता हूं तो, या इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसकी अगर बिहेवियर की बात करते तो क्या होगा, देखिए यहां पे, अगर मैं यहां पे इंडक्टिव वोल्टेज की बात करता हूं कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो यहां देखिएगा इंडक्टिव वोल्टेज जिसको अपन बोलते हैं VL, तो इसका भी मैग्निफिकेशन होगा। ये भी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे इसकी वैल्यू आपके सप्लाई वोल्टेज से बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। सेम फर्स्ट हमने देखा कि एट F इज इक्वल टू 0, एट F इज इक्वल टू 0 मुझे पता है कि XL क्या होता है, मेरा 0 होता है ना, XL 0 होगा और XC जो होगा मेरा इनफाइनाइट होगा, ये चीज आपको पता है। जब ये चीज होती है तो इंडक्टर के लिए क्या करेगा, ये स्टार्टिंग में किस तरह से बिहेव करेगा, जब ये अगर रिएक्टेंस मेरा 0 है तो वो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है ना। जब XL की वैल्यू 0 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, VL भी आपका क्या हो जाएगा एट F इज इक्वल टू 0 पे कितना, 0। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाना चाहता हूं VL का, अगर मैं अब VL का ग्राफ बनाना चाहता हूं यहीं पे, तो एट F इज इक्वल टू 0 VL की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, इसकी वैल्यू अब धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, है ना, ये भी इसी तरह से बिहेव करेगा। और यहां आके इस पॉइंट पे ये पहले तो आपके इस ग्राफ को टच करेगा इस पॉइंट पे और अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पे पहुंचेगा ये यहां पे VL, और उसके बाद में धीरे धीरे ये कम होता रहेगा। इस तरह से आपका सर्किट बनेगा किसका, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पे। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है कब, आफ्टर योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी अक्रॉस फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंडक्टर। लेकिन यहां पे एक चीज देखिएगा कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, है ना, ये दोनों ग्राफ जो है अपने आप को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ये किस फ्रीक्वेंसी पे क्रॉस करेंगे, इसी को हम बोलते हैं हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या F0। ये है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस पॉइंट पे क्या होता है मेरे पास, ये Vs जो होगा वो VR के बराबर होगा, Vs जो होगा वो VR के बराबर होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सर्किट बिहेव करता है कि फ्रीक्वेंसी को मैंने अगर 0 से स्टार्ट किया तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज के बराबर रहेगा, धीरे धीरे वो अपने पीक वैल्यू पे जाएगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन करेगा। अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करते हैं तो एट F इज इक्वल टू 0, उस वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0, धीरे धीरे वो अपने आप को वैल्यू को बढ़ाएगा, एक पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद में कम हो जाएगा। तो ये दोनों की जो पीक पॉइंट पहुंच रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये दोनों अपनी वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज पे कब पहुंच रहे हैं, कैपेसिटर तो पहुंच रहा है अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी FC पे, और इंडक्टर पहुंच रहा है उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी FL पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई हमको ग्राफ से भी और इस डेरिवेशन के थ्रू भी कि हमने देखा किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, रिएक्टेंसेस की वैल्यू चेंज हो रही है तो वोल्टेज की वैल्यूज भी चेंज हो रही है ना। अब बात आती है कि ये जो FC और FL हमने नाम दिए हैं इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे हमको पता है कि F0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC होता है, उसी तरीके से FC या FL इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं वो देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं, यहां देखिए कुछ पॉइंट हम यहां देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात कर रहा हूं,
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC को निकालने के लिए देख रहा हूं मैं कि FC की वैल्यू क्या आती है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो VC होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? VC इज इक्वल टू I इंटू XC, है ना, करंट इंटू उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब I की वैल्यू क्या है सर्किट में? मेरा जो सर्किट था सीरीज सर्किट, उसमें I की वैल्यू कितनी थी? VC इज इक्वल टू व्हाट? VC इज इक्वल टू V बाय Z टोटल इंपिडेंस इंटू XC। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहां पे Z की वैल्यू को आप पुट कर दो, कितना हो जाएगा? VC इज इक्वल टू V इंटू XC डिवाइड बाय Z की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। वही सेम चीज हमने यहां करनी है। ये अपने पास हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास में सर्किट का आ गया। मेरे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू क्या रही? ये रही V इंटू XC डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे XC की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए किस तरह से वैल्यूज चेंज होंगी। VC इज इक्वल टू V टोटल सप्लाई वोल्टेज जिसको आप बात बोल रहे हो, V इंटू XC। XC को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 बाय ओमेगा C डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC को लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने रिएक्टेंसेस की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चेंज कर दिया, है ना। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चेंज करने के बाद में मान के चलो ये हमारे पास में हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के बेस पे अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है VC, मुझे इस VC की वैल्यू चाहिए हाईएस्ट। VC अपनी हाईएस्ट पीक वैल्यू पे पहुंचेगा, तो मतलब इस इक्वेशन को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में उसको 0 पुट करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे कितनी होगी। और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट किसके बेस पे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी के बेस पे, कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपकी ये वैल्यू मैक्सिमम पहुंची है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमने? फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखिए कैसे आएगा। VC डिवाइड बाय V, ये हमने इधर कर लिया। इधर हमारे पास में बच गया 1 बाय ओमेगा C डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। वहां से हमें एक फ्रीक्वेंसी या पॉइंट्स जो मिलते थे, मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट जो थे, मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ता है? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है रेस्पेक्टिव टू ओमेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। उसके जो पॉइंट्स निकलेंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी ओमेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे ओमेगा C, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं F में, तो हो जाएगा FC। तो उस फ्रीक्वेंसी पे आपकी VC की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, है ना। विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? D बाय डी ओमेगा VC बाय V इज इक्वल टू D बाय डी ओमेगा, और यहां हमारे पास में क्या बच रहा था? वो था 1 बाय ओमेगा C डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे, तो वहां से हमारे पास में जो सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द ओमेगा विल बी 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R स्क्वायर C डिवाइड बाय 2L। 1 माइनस R स्क्वायर C डिवाइड बाय 2L, ये ओमेगा है तो इसकी अपने पास क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा C। ठीक है, ये हमारे पास में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कुछ पहले है। ओमेगा नॉट से कुछ पहले हमको एक ओमेगा C फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R स्क्वायर C डिवाइड बाय 2L। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी ओमेगा C की, और इस फ्रीक्वेंसी पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा ड्यू टू वोल्टेज मैग्निफिकेशन। क्लियर है?
अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी को रेडियन पर सेकंड की जगह हर्ट्ज में लेना चाहता हूं तो क्या करेंगे, सिंस ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू 2πfc, है ना, 2πfc इंटू सी। तो ये चीज को अपन अगर फ्रीक्वेंसी के बेस पे देखना चाहते हो हर्ट्ज में तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल टू 1/2π√LC, और ये अंदर वापस सेम रहने वाला है 1 - r² डिवाइड बाय 2L। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी किसमें, हर्ट्ज में। तो इस तरह से आपके पास में कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है जहां पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू मोर देन योर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं किसकी, अभी हमने देखा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अगर मैं यहां से बात करता हूं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जिसको हम बोलते हैं VL, तो ये VL कब मैक्सिमम मिलेगा मुझे, तो VL मैक्सिमम मिलने के लिए सबसे पहले VL की वैल्यू कितनी रहेगी, VL इज इक्वल टू I इंटू XL, है ना। VL इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी होगी, V/Z, और XL की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा L। यहाँ पे VL की वैल्यू को आप चेंज कर लो, V ओमेगा L डिवाइड बाय √ ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यहाँ XL XC की वैल्यूज को चेंज करो, कितना हो जाएगा, ये V को इधर ले लिया तो ये हो गया VL/V इज इक्वल टू ओमेगा L डिवाइड बाय √ ऑफ R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर। ठीक है, ये √ पूरे का रहेगा। इस इक्वेशन को भी आपको क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है VL की, किस फ्रीक्वेंसी पे निकलेगी, तो मैक्सिमा कंडीशन निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमें एक पॉइंट मिलेगा जो मिलेगा फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट। उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, देखिएगा वो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, जब हमें देखना पड़ेगा फॉर VL मैक्सिमम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, ओमेगा। डिफरेंशिएट करके फिर उसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आएगी ओमेगा L, वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/√ऑफ ऑफ LC इंटू 1/, और जो उसमें था वो अपने पास में पूरा इस तरह से रहेगा, √1 माइनस R² डिवाइड बाय 2L। ठीक है, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी रहेगी रेडियन पर सेकंड के अंदर, ये रहेगी आपके पास में रेडियन पर सेकंड में। इसको अगर आपने फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में देखनी है तो फ्रीक्वेंसी L, जिसका इसको क्या बोलोगे, इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा अपने पास में FL की वैल्यू, FL इज इक्वल टू 1/2π ऑफ LC, ये तो रहेगा, और अंदर अपने पास में क्या रहेगा, द होल √ ऑफ 1/1 माइनस R²C/2L। ये हमारे पास में आ जाएगा किसमें, हर्ट्ज में। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास में मान के चलो इक्वेशन नंबर हो गई 3, और इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखता हूं तो जो ग्राफ मैंने बनाया था, जो ग्राफ हमने यहां बनाया था फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में, वो ग्राफ में क्या चेंजेस थे कि कैपेसिटिव वोल्टेज तो मेरा यहां से चेंज हो रहा था, ठीक है, और इंडक्टिव वोल्टेज जो था मेरा वो यहां 0 से स्टार्ट हो रहा था। ये जो पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट क्या कहला रहा था, ये जो फ्रीक्वेंसी मेरे को मिल रही थी यहाँ पे, ये मेरी फ्रीक्वेंसी थी FC, ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल रही थी, ये मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, FL, और जिस पॉइंट पे टच कर रहे थे ये मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, F0। तो ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2 से, ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 3 से, और इसके वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/2π ऑफ LC, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास में 1/2π LC। ये मेरे पास में क्या है, एक सीरीज RLC सर्किट का फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है विद रेस्पेक्ट टू योर वोल्टेज, या वोल्टेज बिहेवियर है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे सर्किट का वोल्टेज चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे हमने देखेंगे कि हमारे पास वोल्टेज जो बनेगा वो
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो ये हमारे पास VC है, ये हमारे पास VL है। एक चीज और यहां नोटिस कीजिएगा, जस्ट बिफोर और यू कैन से टिल योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी योर सर्किट विल बिहेव एज कैपेसिटिव डोमिनेंट। ठीक है, यहां कैपेसिटर की जो अपने वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो रहा है, इसके बाद इंडक्टिव वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले आपका सर्किट बिहेव करेगा कैपेसिटिव डोमिनेंसी में, उसके बाद वो डिपेंड करेगा, वो बिहेव करेगा किसकी तरह, इंडक्टिव डोमिनेंस में, है ना। कैपेसिटिव डोमिनेंस में सर्किट बिहेव करेगा, इंडक्टिव डोमिनेंस में सर्किट बिहेव करेगा। और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना तो कैपेसिटिव डोमिनेंस होगा ना इंडक्टिव डोमिनेंस होगा, क्योंकि दोनों के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जस्टिफाई हो चुके होंगे और सर्किट बिहेव करेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक है, इसको वापस से समझने के लिए देखिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे। एट फ्रीक्वेंसी 0 से वो स्टार्ट हो रही है, जब तक वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचती आपका सर्किट कैपेसिटिव डोमिनेंस की तरह बिहेव करेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टिव बिहेव करेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में वो इंडक्टिव डोमिनेंस में बिहेव करेगा। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने अब तक F0 देख चुके हैं, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देख चुके हैं, वो फ्रीक्वेंसी देख चुके हैं जिसपे वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल चुके हैं जिसकी वजह से या जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मैग्नीफाई होके मैक्सिमम मिलेगा मोर देन योर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, अब एक नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि जब सर्किट मेरा सीरीज RLC सर्किट है, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, कंडीशंस निकाल रहा हूं कि रेजोनेंस मुझे कब मिलेगा या मेरे को यूनिटी पावर फैक्टर सर्किट में किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। जब ये सर्किट को मैं बिहेव करवा रहा था तो ऐसा करने की जरूरत एक्चुअली थी क्यों? किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि वो सर्किट की क्वालिटी किस तरह से होगी। मतलब हम एक सर्किट को एक अच्छी क्वालिटी का सर्किट बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वो रेजोनेंस पे बिहेव करे, हम चाहते हैं कि उसका पावर फैक्टर यूनिटी मिले, हम चाहते हैं कि सर्किट के अंदर रेजिस्टिव पोर्शन ज्यादा हो जिससे मैक्सिमम पावर आपकी यूटिलाइज हो सके, है ना। तो क्वालिटी चेक करने की बात होती है, तो किसी भी सर्किट के लिए उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी के नाम पे हमारे पास में एक टॉपिक होता है क्वालिटी फैक्टर, ये सेम काम करता है। क्वालिटी फैक्टर क्या है, एक्चुअली क्वालिटी ही चेक कर रहा होता है आपके सर्किट की, कि सर्किट का कितना पोर्शन आपका रेजिस्टिव है, लाइक योर पावर फैक्टर। एज योर पावर फैक्टर चेक्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ योर सर्किट इज रेजिस्टिव, सिमिलरली योर क्वालिटी फैक्टर विल से कि कितना आपका रेजिस्टिव पोर्शन है जो यूटिलाइज हो रहा है, कितना आपका सर्किट जो है वो क्वालिटी सर्किट बनेगा, या वो यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ कितनी जल्दी पहुंच पाएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी वो उसके अंदर लेगा, है ना। तो क्वालिटी फैक्टर देखिए किस तरह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि सर्किट की क्वालिटी आपको बताता है, तो किस तरह से बताएगा। फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैथमेटिक्स के एक एग्जामिनेशन के अंदर आपके 98 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो आपकी क्वालिटी कितनी होगी कि आप 98% एफिशिएंट हो मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। सेम चीज है, सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टिव पोर्शन है टोटल अमाउंट में से, वो आपको बताएगा कि सर्किट में आपका कितना क्वालिटी है। तो इसको हम किस तरह से रेशियो देख सकते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली इज द रेशियो बिटवीन योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज टू योर सोर्स वोल्टेज, टू द टोटल वोल्टेज, इसको आप बोल सकते हो, है ना। द रेशियो ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज या फिर द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज। सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सीरीज सर्किट जो है RLC उसकी बात कर रहा हूं। उसके क्वालिटी फैक्टर में अपन उसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ योर कैपेसिटिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज और द इंडक्टिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, VL बाई VS, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, VC बाय VS। ये आपका हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को आप चेंज कर सकते हो VC VL की वैल्यूज को और थोड़ा सा चेंज करके, कि इसके और कौन कौन से फॉर्मुलेज आपको निकल सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर के एक्चुअली 3 या 4 फॉर्मुलेज आपके पास में होंगे, बट बात जो है वो यही है कि द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू सोर्स वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू सोर्स वोल्टेज, आप उसको रखोगे तो आपको क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखे हैं तो इस फॉर्मुला में डालो, आपके पास आंसर आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर का।
अगर कुछ और वैल्यूज दे रखी हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हो, कुछ और फॉर्मुलेज निकल जाएंगे क्वालिटी फैक्टर के सेम। इसी को रिलेट करते हुए इक्वेशन नंबर 1 को ही देखिए कैसे करेंगे। हम क्वालिटी फैक्टर चेक कर रहे हैं किस पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट या ओमेगा नॉट पे हम क्या बोलते हैं कि हमारा सर्किट जो है किस तरह बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह सर्किट हमारा बिहेव कर रहा है, उस पॉइंट पे जो सोर्स वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाता है, टोटल ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस योर रेजिस्टर, मतलब Vs आपका Vr के बराबर हो जाएगा एट एफ नॉट या एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां लिखेंगे एट एफ नॉट, एज वी नो दैट Vs इज इक्वल टू Vr, Vs इज इक्वल टू Vr हो जाता है आपका एफ नॉट पे। तो यहां पे जो क्वालिटी फैक्टर होगा उसमें क्या चेंज आएगा, क्वालिटी फैक्टर विल बी VL डिवाइड बाय VR, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको VC डिवाइड बाय VR। ठीक है, तो एट रेजोनेंस अगर आप क्वालिटी फैक्टर निकाल रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, द रेशियो ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज टू रेजिस्टिव वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज टू रेजिस्टिव वोल्टेज, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। और अगर आप ओवरऑल सर्किट की विदाउट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे भी देखना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज टू सोर्स वोल्टेज, चीज ध्यान रखना। तो एट रेजोनेंस सिंस Vs इज इक्वल टू Vr, सो क्वालिटी फैक्टर विल बी VL बाई VR और VC बाय VR। ठीक है, इसको अगर हम और चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से हो जाएगा, इसकी वैल्यूज को चेंज करो, देखिएगा द क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू VL बाय VR और हमने क्या बोला था VC बाय VR। ठीक है, यहां इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। अब क्या हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर, VL को क्या लिख सकते हैं अपन, VL को हम लिख सकते हैं I इंटू XL और VR को क्या लिख सकते हैं I इंटू R, है ना। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं I इंटू XC और इसको लिख सकते हैं I इंटू R। यहां से मेरे पास में करंट सीरीज में कांस्टेंट रहता है, कॉमन रहता है तो कट जाएगा, करंट कट गया तो मेरे पास में क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया, XL बाई R या फिर XC बाई R, है ना। अब XL को मैं और क्या लिख सकता हूं, XL को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइड बाय R, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू R। तो हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर के लिए ये एक और फॉर्मूला आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको क्वेश्चन में सीरीज सर्किट के कंपोनेंट्स की वैल्यू दे रखी है, लाइक RLC की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है, यहां से निकल जाएगा। अगर आपके पास में L है, R है, तो ओमेगा नॉट इंटू L बाई R रखो, क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। क्या चाहिए इसमें जरूरत आपको, ओमेगा नॉट, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आपको दी होगी, तब जाके आप क्वालिटी फैक्टर यहां से निकाल सकते हो, ओमेगा नॉट इंटू L बाई R या फिर 1 बाय ओमेगा नॉट इंटू CR। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब अगर मैं यहां बात करता हूं कि ओमेगा नॉट को भी चेंज करना है, एक चीज हमें पता है क्या, सिंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा, सो द क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, ओमेगा नॉट की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC इंटू L बाई R, या फिर इसमें पुट कर दो 1 बाई ओमेगा नॉट, तो ये ऊपर चल जाएगा अंडर रूट ऑफ LC डिवाइड बाय C इंटू R। जब इनको अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाय C, और यहां से भी ये सेम चीज आएगी 1 अपॉन में R अंडर रूट ऑफ L बाय C। मतलब क्वालिटी फैक्टर का क्या हो गया मेरे पास में, ये तीसरा फॉर्मूला आ चुका है। सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर मैंने क्या बोला कि द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू सोर्स वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इट विल बी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू रेजिस्टिव वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू रेजिस्टिव वोल्टेज, दूसरी चीज। तीसरा, हमने उसको जब चेंज किया तो हमको सीरीज कंपोनेंट की वैल्यूज के फॉर्म में एक क्वालिटी फैक्टर निकला, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू L बाई R या 1 बाई ओमेगा नॉट इंटू CR। ठीक है, इसको हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू जो हमारे पास में क्या पता है कि 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC होता है, इसमें चेंज किया तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यूज एक और आ गई। सिंपली हमारे पास क्या आया, क्वालिटी फैक्टर 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ L बाई C, सॉरी 1 बाई R है ना, यहाँ 1 बाई R है, 1 बाई R अंडर रूट ऑफ L बाई C। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास में आते हैं क्वालिटी फैक्टर के, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वालिटी फैक्टर है सीरीज सर्किट का, सीरीज RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर है। जब आप पैरेलल की बात करोगे तो उसमें ये चीजें चेंज होंगी, थोड़ी सी चेंज होंगी,
कंसेप्ट सेम रहने वाला है बट फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्योंकि वो पैरेलल की बात हो रही है। सीरीज में हम क्या, हमारे पास कांस्टेंट रहता है करंट, वहां पे कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास आएगा, चेंज आएगा एक्चुअली इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेजोनेंस कर्व किस तरह से बनता है, रेजोनेंस कर्व होता क्या है, उस रेजोनेंस कर्व में और कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या कुछ और फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, लाइक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम इनकी बात करते हैं। बैंड विड्थ की बात करेंगे कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर बैंड विड्थ, एक स्पेसिफिक बैंड विड्थ पे सर्किट किस तरह बिहेव करेगा। बैंड विड्थ क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, है ना, द गैप बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, वो बैंड विड्थ है हमारी, उस विड्थ के अंदर सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है हमारा, वो चीजें देखेंगे। उसके बाद हम पैरेलल रेजोनेंस देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए सीरीज रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें हमारे पास में लास्ट एक कॉमन टॉपिक बच रहा है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रेजोनेंस कर्व और बैंडविड्थ और उसका बिहेवियर किस तरह से होता है। थैंक यू।